लॉकडाउन के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और इसमें मुख्य तौर पे चर्चा इस बात पे हो रही है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन खोलने के लिए हालात कितने तैयार हैं। हालांकि इस बैठक से पहले कल राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में कई राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन चलिए विस्तार से इस पूरे मुद्दे बात करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि जो बैठक चल रही है उसमें अलग अलग राज्यों का क्या कहना है? देखिए, दरअसल इस बैठक में तस्वीर कुछ अलग निकलकर सामने आ रही है। अब तक जो बैठक हो रही थी वहां पर अधिकांश राज्य इस बात की वकालत कर रहे थे कि आप लॉकडाउन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बढ़ा दीजिए, स्थिति अभी तक काबू में नहीं है। लेकिन इस बार बैठक में, अभी बैठक शुरू हुए मुश्किल से 1 घंटे हुई है, तो इस बैठक में अभी तक जो राज्य ने अपनी बात रखी है उन राज्यों में अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। कुछ राज्यों ने तो यहां तक कहा कि शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, इसको आप खोलने की शुरुआत कीजिए, इसको खोलने की छूट दीजिए, भले उसमें शर्तें लगा दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, आप मास्क पहनकर जाना जरूरी कर दीजिए। कुछ राज्यों ने यह जरूर कहा कि हां, हमें कुछ जो रेड जोन का इलाका है वहां पे एहतियात बरतने की जरूरत है। राज्यों ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया, वो था आर्थिक मदद को लेकर के। राज्यों ने कहा कि स्थिति काफी खराब है, राज्यों की वित्तीय स्थिति, इसलिए केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है कि आप हमें आर्थिक मदद करिए ताकि हम जरूरत के मुताबिक लोगों को मदद कर सके। साथ ही साथ यहां पे छोटे मझोले कारोबारियों के लिए मदद देने की मांग राज्यों ने केंद्र सरकार से की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए राज्यों ने कहा कि हमें और पैसे देने की जरूरत है। कुछ राज्यों ने कहा किसानों को बेहतर पैसा मिले, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो यह बैठक मुझे लगता है कि आज देर शाम तक चलेगी और उस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आएगी उसके बाद तय किया जाएगा कि लॉकडाउन फेज 3 खत्म किया जाए तो किन किन शर्तों के साथ खत्म किया जाए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे बैठक में आने वाला है, वो है एविएशन सेक्टर को लेकर के। क्या कुछ हवाई जहाज को हम लोग उड़ने की इजाजत दे सकते हैं, इस पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्ताव ये लेकर जाया गया है कि आप शुरुआती दिनों में आप 25% कैपेसिटी के साथ फ्लाइट उड़ाने की अनुमति दे दीजिए, धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाइए, सुरक्षा के इंतजाम करिए। तो मुझे लगे सारे मुद्दे पर बातचीत होगी और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है लॉकडाउन से आगे की तस्वीर को देखते हुए। बिल्कुल, यहाँ पे राहत पैकेज की हम बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण, साथ ही कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक राहत पैकेज का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एग्रीकल्चर, एमएसएमई और दूसरे प्रभावित सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए सरकार यहाँ पर बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। तो लक्ष्मण, यहाँ पर किस तरह के ऐलानों की बात हम कर रहे हैं? देखिए, अब जो ऐलान होने वाला है, मुझे लगता है कि सरकार के पास तो मांग हर सेक्टर की तरफ से आई है कि हमें भी राहत दीजिए, हमारे लिए भी कुछ पैसे चाहिए, हमें भी ये कदम उठा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही संयमित तरीके से इस राहत पैकेज का खाका तैयार किया है और उसके तहत हर उस जरूरतमंद सेक्टर को की समस्या को दूर की जाएगी जो वाकई काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उनको इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर सरकार जो सूत्र बता रहे हैं, 3 से 4 किस्तों में राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा, उसका सारा खाका तैयार कर लिया गया है और ये ऐलान कभी भी आप होता हुआ सरकार की तरफ से देख सकते हैं। हो सकता है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान हो या फिर इससे पहले ही इसका ऐलान हो जाए। इसमें छोटे मझोले कारोबारियों पर खास फोकस होगा पहले किस्त में। इसके आने वाले किस्त में कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सेक्टोरल पैकेज जो अलग अलग सेक्टर की जरूरत है उस तरह से भी ऐलान होता हुआ आप देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश ये होगी कि फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को भी बहुत ज्यादा ना तोड़ा जाए, साथ ही साथ जरूरतमंदों की मदद भी की जाए। इस तरह से राहत पैकेज काफी संतुलित होने की संभावना जताई जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना अपडेट का वक्त आ गया है। लॉकडाउन 3.0 की डेडलाइन जो है वो यहाँ पर करीब आ गई है। धीरे धीरे इसे खोलने की दिशा में मंथन भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो रिकॉर्ड 4000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 67,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 2206 मरीजों की जान भी चली गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में नंबर खासतौर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच लिमिटेड ट्रेनों को चलाने का फैसला भी यहां पर किया गया है।
लेकिन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ अपडेट देने के लिए। दीपाली नंदा, मनीष देसाई और विवेक गुप्ता। दीपाली, आपके पास आएंगे। सबसे पहले आंकड़े तो हम जानते ही हैं जो अभी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खासतौर से हम ट्रेनों के बारे में जानना चाहते हैं। किन किन रूट्स पे यहाँ पर ट्रेनें चलाई जाएंगी और यात्रा करने के लिए खासतौर से किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए कविता, करीब 50 दिनों के बाद यात्री ट्रेनें एक बार फिर से पटरियों पर उतारी जा रही है, लेकिन इन ट्रेनों की संख्या काफी सीमित है। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो ये 15 ट्रेनें हैं जो कि टू एंड फ्रो, यानी कि इनको 15 पेयर कहा जाता है, 15 जोड़ी ट्रेनों को ट्रैक पर उतारा जा रहा है। अगर हम रूट्स की बात करें तो इसमें दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, मुंबई और मंझगांव समेत कुल 15 इलाके हैं जहां के लिए इन ट्रेनों को कल से चलाया जा रहा है। अगर हम बुकिंग की बात करें तो इन ट्रेनों के लिए बुकिंग की शुरुआत हो गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही की जाएगी। किसी भी स्टेशन पर, किसी भी जगह टिकट काउंटर्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। और अगर कोई भी यात्री इस ट्रेन में ट्रैवल करता है तो कड़े नियम भी उनके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से तय किए गए हैं। बाकायदा एक SOP तैयार किया गया है, जिसके अंदर सबसे अहम बात यह रखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंफर्म टिकट यात्री है वही रेलवे स्टेशन पर आएंगे, और जब वो स्टेशन पर पहुंचेंगे तो एंट्री गेट पर उनकी बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे और पूरे सफर के दौरान उन्हें मास्क पहन